નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્ર, આપણે સમાસનો પહેલો ભાગ આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ સમાસની, બીજા ભાગમાં આપણે એના પ્રકારો જોયા, ત્રીજા ભાગમાં એટલે કે એના પ્રકારોની અંદર પહેલો પ્રકાર દ્વંદ્વ સમાસ જોયો અને બીજો પ્રકાર હવે આપણે તત્પુરુષ સમાસ લઈશું। તત્પુરુષ समास કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા આપણે કહીએ તો तत्पुरुष समास उस सामासिक शब्द को कहा जाता है जिन सामासिक शब्द का पहला पद कैसा हो, गौण हो। पहला पद गौण हो, यानी कि यह राजपुत्र तत्पुरुष समास है, उसका पहला पद कैसा है, गौण है, और दूसरा पद प्रधान हो यानी कि मुख्य हो, तथा पहले पद की कारक विभक्ति का लोप हुआ हो, ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। आपने અહીંયા વ્યાખ્યા પહેલા જોઈ, હવે આપણે અહીંયા કારક અને વિભક્તિ શું કહેવાય એના વિશે ચર્ચા કરીએ, પછી આપણે તત્પુરુષ સમાસ ઉપર પાછા જઈશું। તો કારક અને વિભક્તિ કોને કહેવાય, તો કે સંज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संज्ञा या सर्वनाम वाक्य यानी कि फरीथी આપણે ફરીથી કહીએ, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे कारक कहते हैं। कारक कोई शब्द नहीं, सिर्फ हमें महसूस करना है उसको कि ये कारक कहलाता है। यानी कि रामू यह संज्ञा है, रामू ने लकड़ी से कुत्ते को मारा, तो यह रामू, लकड़ी, कुत्ता यह सब क्या है, संज्ञा है। लेकिन क्या है, मारा वह क्रिया है, तो उसके साथ संबंध उसके साथ प्रकाशित होते हैं, इसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। लेकिन कारक किस तरह से बनती है, प्रत्यय से। किस तरह से बनती है, प्रत्यय, और उस प्रत्यय को हमें क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, विभक्ति। तो देखते हैं विभक्ति की परिभाषा। विभक्ति कारक सूचित करने के लिए, कारक सूचित करने के लिए यानी कि कारक है ऐसा सूचित करने के लिए एक संज्ञा और क्रिया विशेषण, संज्ञा और क्रिया और संज्ञा से दूसरी संज्ञाओं से किस तरह से उसका एक दूसरे के साथ संबंध है, ऐसे कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उन्हें विभक्तियां कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे विभक्तियां कहते हैं। तो देखते हैं, અહીંયા આપણે વિચારીએ કે સાહેબ આ તો રામુને પાછળ લાગી, બરોબર ને, તો લકડીને આગળ જુઓ, कुत्ते से एम, तो અહીંયા रामू ने लकड़ी से कुत्ते को मारा, तो ने से અને को એ શું છે, વિભક્તિયા, એને શું કહેવાય, વિભક્તિ કહેવાય છે। તો ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ ત્રણે તત્પુરુષ સમાસ ક્યારે આવડશે આપણને, તો કે ત્યારે જ આવડશે જ્યારે આપણે કારક અને વિભક્તિમાં સ્પષ્ટ હશું, तो योग्य तरह से सही तरह से विभक्ति हम डालेंगे, तभी उस विभक्तियों के प्रति और कारक के प्रति हम जानकारी लेंगे, तभी हम तत्पुरुष समास को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो तत्पुरुष समास क्या है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले हमने जब यह वीडियो शुरू किया तब भी 1 मिनट
या 10 सेकंड तक यह सारा का सारा बोर्ड खुला था। तो इससे आप स्क्रीन सेवर निकालकर स्क्रीनशॉट निकालकर उसको आप लेसन में या नोटबुक में लिख सकते हैं। ये बोर्ड में यह जो कार्य है वह आप अंत में लिख सकते हैं, अंत में स्क्रीनशॉट निकाल कर लिख सकते हैं। तो अब आइए देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो फिर से जिन सामासिक शब्द का पहला पद गौण और पहला पद कैसा गौण और दूसरा पद प्रधान हो यानी कि मुख्य हो तथा पहले पद की कारक विभक्ति એટલે કે પહેલું પદ જે છે આ પહેલું પદ पहला पद कारक विभक्तियां यानी कि यह क्या है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति का लोप हुआ हो तो यहां पर लोप हुआ है, ये समास है। ये क्या है समास। यहां पर लोप हुआ है, यहां विग्रह किया तो कारक विभक्ति दी हुई है लेकिन विग्रह में दी हुई है, लेकिन यहाँ पर समास शब्द में कहा उसमें उसका कारक विभक्ति का लोप हुआ है। तो कारक विभक्ति का लोप हुआ हो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो આવો સમાસ હોય તેને શું કહેવાય તત્પુરુષ સમાસ। તત્પુરુષ સમાસને ઓળખવા માટે એક બીજી પણ રીત છે, જોઈએ આપણે। तत्पुरुष समास के विग्रह में का तत्पुरुष समास के विग्रह में आशु છે બધું विग्रह છે। तो तत्पुरुष समास के विग्रह में का की को में से इन कारक विभक्तियों का लोप हो, हमें विग्रह करने में उसका लोप हो यानी कि समास करने में विग्रह में से समास करने में उसका लोप हो, ऐसे समासों को क्या कहते हैं तत्पुरुष समास। या फिर ऐसा समास बोर्ड के पेपर में आए तो हमें मुंडमाला, तो किसकी माला तो क्या मुंडों की माला, तो की का लोप है यानी कि की यहाँ पर कारक विभक्ति है। तो यह समास कौन सा हुआ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हुआ। तो आपको आ गया होगा इन सारी की सारी कारक विभक्तियों को हमें याद रखना है। का की को में से उसके अलावा भी कोई ऐसी विभक्ति है जो आ जाती है तो हमें तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है। कारक भी हम पढ़ गए, विभक्तियां भी हम पढ़ गए। तो ऐसी विभक्तियों का लोप हो जिन दोनों शब्दों में, और दोनों पद कैसे हैं पहला पद गौण हो और दूसरा पद मुख्य हो यानी कि प्रधान हो, ऐसे पद हो और कारक विभक्तियों का लोप हो ऐसे समासों का क्या कहते हैं तत्पुरुष समास। देखिए यहाँ पर राजपुत्र तो राजा का पुत्र, मुंडमाला तो मुंडों की माला, सुख प्राप्त तो सुख को प्राप्त, ध्यान मग्न तो ध्यान से मग्न। हमें विग्रह नहीं करना है पेपर में, हमें उत्तर में हमें विग्रह करके नहीं देना है, लेकिन उत्तर में हमें कौन सा प्रकार है वो लिखना है। इस समास का कौन सा प्रकार है वो लिखना है, लेकिन विग्रह करने के लिए अगर तुमको नहीं आएगा तो यह प्रकार आप बता सकते नहीं है। तो पहले उसके नियम हमें जानना चाहिए। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है, पहला पद कैसा होता है गौण होता है तत्पुरुष समास में पहला पद कैसा होता है गौण होता है और दूसरा पद कैसा होता है मुख्य होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। और हम ध्यान दें तो का की को में से ऐसे कारक विभक्तियां उसको विग्रह करने से यानी कि उस समास को विग्रह करने से ऐसे का की को में से जैसे कारक विभक्तियां लगे तो उसको क्या कहते हैं तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ये जो 4 मैंने समास लिखे हैं वह आपके पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिखे हैं, और मैंने जो यहाँ पर आपको ये जो
बुक लिख कर दी है, उस बुक में सारा का सारा तत्पुरुष समास यानी कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जितने भी तत्पुरुष समास हैं उतने तत्पुरुष समास यहाँ पर मैंने लिख दी है। अगर आपका बोर्ड का वर्क, यह जो वर्क है वो करना हो, अगर आपको वो सही से न दिखता हो तो आपके यहाँ मैंने जो पीडीएफ फाइल में भेजवा दी है बुक, उस बुक के आधार पर भी आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो और उसके आधार पर भी आप ग्रहण या दृढ़ीकरण कर सकते हो। तो देखते हैं आज का वह समास, तत्पुरुष समास, यह हम पूर्ण करते हैं। आप स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक और बात विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर तत्पुरुष समास में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिसे हम तत्पुरुष समास कर देते हैं, लेकिन है तो यह तत्पुरुष समास का ही एक बात, लेकिन जो तत्पुरुष समास हो विकल्प में और उपपद भी हो तो ऐसे शब्दों में हमें उपपद लिखना चाहिए। तो देखते हैं कैसे। जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद, जब तत्पुरुष समास का दूसरा पद ऐसा कृदंत हो, कृदंत ना આપણે બહુ ડીપમાં જઈશું તો આને ખબર પડશે, પણ ऐसा कृदंत हो, खाली फक्त शब्दને ધ્યાનમાં રાખો, ऐसा कृदंत हो जिसका उपयोग स्वतंत्र से न हो सकता हो, यानी कि धर का उपयोग कीजिए आप स्वतंत्र से किसी भी शब्द में कर सकते हो। हाँ, राजपुत्र, तो पुत्र का उपयोग हम कर सकते हैं, पुत्र एक स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र पद है। धर किसी पर पीछे लगने वाला एक पद है, इसीलिए यह स्वतंत्र कहलाता नहीं है। इसीलिए स्वतंत्र से न हो सकता हो तब उस समास को उपपद समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बोर्ड में पूछे ना पूछे, कोई शिक्षक अगर हो ऐसे तो पूछ लेते हैं कि चलो लाओ समास में 2 मार्क के समास है तो उसमें से सभी विद्यार्थियों को एक ही मार्क आना चाहिए, लेकिन हमें 2 के 2 लेने हैं। इसीलिए ये भी एक जरूरी है कि जब तत्पुरुष समास जैसा हमें लगता हो और दूसरा पद ऐसा हो, कृदंत हो, जिसका उपयोग स्वतंत्र से न हो सकता हो, तब उस समास को उपपद समास कहते हैं। गुजराती में આવે છે ઉપપદ સમાસ, હિન્દીમાં આવતું નથી, તેમ છતાં જો વિકલ્પમાં હોય તો ઉપપદ સમાસને પસંદ કરવું, તત્પુરુષ સમાસને પણ પસંદ કરો તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં, પણ ઉપપદને આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું। આ રીતના તત્પુરુષ સમાસનો એક ભાગ કહેવાય ટૂંકમાં। जो उपपद भी ना हो और तत्पुरुष समास भी ना हो तब ऐसे समास किसमें आते हैं? बहुव्रीहि, किसी तीसरे का बोध हो ऐसा। ये આપણે પછી ભણીશું। તમામ વિદ્યાર્થીઓ સ્વસ્થ હશે, તંદુરસ્ત હશે એવી મારી આશાઓ। જય ભારત, જય હિન્દ।